17 सितंबर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस दिन को जहां सेवा और समर्पण के तौर पर मनाया जा रहा है, तो वहीं यूथ कांग्रेस के द्वारा आज देश भर में बेरोजगार और जुमला दिवस के तौर पर इस दिन का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है दोनों राष्ट्रीय दलों के नेताओं की, आइए समझते हैं आज के प्राइम टाइम में। नरेंद्र मोदी रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जुमलेबाज मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार ने जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ तो रोजगार नहीं मिले, 7 सालों में 14 करोड़ से ऊपर जो है युवाओं को बेरोजगार हो गए। तो हमारी सरकार ने खादी को भी बढ़ावा देने का काम किया। इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हम इस सेवा और समर्पण के अभियान को चला रहे हैं। इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़ पर हनुमान चौक से गांधी प्रतिमा के सामने, जहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में पकोड़े तले जा रहे हैं। बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, समझते हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से। क्या नाम आपका? मैं तबरेज खान, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालाघाट। बताएंगे आज का दिन जहां एक और सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को, यूथ कांग्रेस इसे बेरोजगार दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करी, क्या वजह है इसकी? ये जो है कि जो आज मोदी सरकार ने जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ तो रोजगार नहीं मिले, 7 सालों में 14 करोड़ से ऊपर जो है युवाओं को बेरोजगार हो गए। और जो इनकी गलत नीतियों की वजह से जो रोजगार चले गए, सबसे पहले इनने नोटबंदी की, फिर जीएसटी लाए, फिर लॉकडाउन में जो इनने संभाल नहीं पाया लोगों की स्थितियां, लोगों के दुकानों में, नौकरियों में ताले लग गए, कई फैक्ट्रियां चले गई, विदेशी फैक्ट्रियां बंद होकर आज यहाँ से पलायन कर रहे, जाने लगे, वापस जाने लगे। और सब युवाओं को इनने धोखा दिया। जो आज 2 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो जो ओवर एज हो गए, जिनकी नौकरियां नहीं गई, अलग बात है, जिनको नौकरियां लगना था वो भी चले गई। तो आज लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और जो महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर चली गई है। आज चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, डीजल हो, हर चीज़ में, आज घरेलू सामान हो, हर चीज़ में महंगाई जो है आसमान छू रही है। ये चीज़ें मोदी जी को नहीं दिख रही हैं, सिर्फ वो हवाई और जो है मीडिया में दिखावे का काम कर रहे हैं। आज युवा जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है बेरोजगार हो गया है और ये युवा आज आने वाले 2023-24 में युवा दिखाएगा कि मोदी जी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको ये गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये संदेश देने की क्या कारण है, किस तरह का संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? यही कारण है कि मोदी जी लोगों को बोलते हैं कि व्यापार है, पकोड़ा तलना। आप भी समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा जो है, आज वो LLB BEd करा हुआ जो है वो आज पकोड़े तलेगा क्या? डॉक्टरी करे हुए, नर्सिंग में, हर चीज़ में कहीं नौकरी के वो नहीं। आज 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हैं आज आर्मी में, इसमें हर शिक्षा विभाग में, पुलिस में, हर चीज़ में नौकरियां हैं, लेकिन ये भर नहीं रहे। लोगों को रोज़गार देने का इन्हें ठान लिया कि लोगों को निकालेंगे, लगाएंगे नहीं। तो उनको यही संदेश हम देना चाह रहे हैं कि आप आज भी है जो युवाओं से समझ जाओ, आप जो युवाओं को जो धोखा देना बंद करो। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तबरेज खान का कहना है कि जिस तरह से देश में उच्चतम स्कोर पर पहुंच चुका है बेरोजगारी, इसी को लेकर आज उनके द्वारा यहाँ पर बेरोजगार दिवस के तौर पर पकोड़े तले जा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए हैं। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जीएसटी फाइल हो चुकी है, उसके अलावा नोटबंदी भी फाइल हो चुकी है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा आज देश भर में बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक भी हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों पड़ी है देश के युवाओं को। हमारे घोषणावीर जो मुख्यमंत्री थे और जो जुमलेबाज नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने बोला था युवाओं को स्वावलंबी बनो, आज देश इस कगार में पहुंच गया है कि स्वावलंबन के चक्कर में रोडों पे आ गया है। MBA BSc जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, नर्सिंग की पढ़ाई किया है, आज वो पकोड़े तलने पर मजबूर हो गए। 2.5 करोड़ की बात करते हैं, हर वर्ष युवाओं का रोजगार छीनते जा रहा है। ये स्वावलंबन की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बजाय ये निजीकरण की ओर जाते जा रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में अभी विगत 2 वर्षों से 1 लाख वैकेंसियों में भर्ती होना था, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो पाई है। ये रोजगार देने के नाम पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लोगों से, छात्रों से बहका फुसलाकर उनसे फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरने के नाम से पैसा वसूलते हैं और कभी भी उनको नौकरी नहीं दे पाते। आपको क्या लगता है, केवल पकोड़े तलने से रोजगार मिल जाएगा क्या लोगों को? सांकेतिक भारतीय युवक कांग्रेस के माध्यम से समय समय पर नरेंद्र मोदी की पोल खोलने का काम युवक कांग्रेस कर रही है और बताने का प्रयास कर रही है कि मैं स्वयं भी आज
LLB किया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे साथ में नर्सिंग किए हुए छात्र है, मेरे साथ में MBA किए हुए छात्र है, जिनके पास रोजगार नहीं है। निजीकरण की ओर जा रहा है देश हमारा, शासकीय नौकरी मिलना चाहिए, उसकी जगह व्यवसायीकरण चल रहा है। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है पकौड़े तलने का है, ये हम युवाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो नरेंद्र मोदी जी है, आपके जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जी है, आपके जो जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री है, वो चंद ठेकेदारों के हाथ में बिक चुके हैं, चंद व्यवसायी के हाथ में बिक चुके हैं और वो युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि बेरोजगारी हो या महंगाई हो या फिर जिस तरह से देश में निजीकरण हो रहा है, निजीकरण की समस्याओं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर उनके द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। आगे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सेवा समर्पण कार्यक्रम की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन देश भर में मनाया जा रहा है और क्या कुछ संदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के युवाओं को देने का प्रयास चल रहा है। सेवा समर्पण यह क्यों चुना गया है, आइए समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भटेर से। भटेर जी बताएंगे, आज का दिन सेवा समर्पण के तौर पर मना रहा है, क्या वजह है इसकी? बहुत से प्रधानमंत्री इस बीच आए और गए, लेकिन 2014 में एक सरकार आती है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उस सरकार के मुखिया होते हैं। जिस विचार को लेके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी हम कहते हैं, पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, और एक विचारधारा के लिए काम करने वाला हम इसे राजनीतिक संगठन कहते हैं। जिस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, आदरणीय मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के बाद एक एक करके बारी बारी से समय के अनुसार उन सभी विचारों को पूर्णता की ओर ले जाने का काम किया है। कश्मीर का धारा 370 का मामला हो, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान को लेकर के हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए दुनिया से, चाहे कश्मीर के धारा 370 का मामला हो, हम सबके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का मामला हो, CAA का मामला हो, NRC का मामला हो, इन सब मामलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मूल मंत्र है अंत्योदय, की सरकार किसके लिए? सरकार उस व्यक्ति के लिए जो समाज के अंतिम छोर में, जिसके तक सरकार की प्रत्यक्ष रूप से पहुंच, जिनकी पहुंच सरकार तक नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री मकान आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उन सभी ऐसे जितने भी लोग थे उन सबको जनधन योजना के माध्यम से 15 करोड़ परिवारों को सीधे बैंक खातों से जोड़ा गया, ताकि सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सके। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के मूल मंत्र को और साथ ही साथ राष्ट्रवाद की जो हमारी विचारधारा थी, इन दोनों को लेकर के एक नहीं अनेकानेक कार्य किया है। मैं यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करूं, विश्व पटल की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की एक बड़े सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया और उस एजेंसी ने दुनिया के सभी टॉप नेताओं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं का उसने सर्वे किया। मुझे गर्व है और मुझे अभिमान है अपने नेता पे। भारत की किसी कंपनी ने सर्वे नहीं किया था, अमेरिका की कंपनी ने सर्वे किया और उनके सर्वे में यह बात निकल के आई कि दुनिया में आज के समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कोई है तो हमारे अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। इन 7 वर्षों में एक और यदि मोदी जी के हम राजनीतिक कार्यकाल की बात करें तो 7 अक्टूबर को माननीय मोदी जी को 20 वर्ष हो रहे, 13 साल मुख्यमंत्री के गुजरात के और 7 साल प्रधानमंत्री के रूप में। इन 20 वर्षों के यदि हम पद में रहते उनके राजनीतिक कार्यकाल को देखें, चाहे गुजरात के समय गुजरात मॉडल की बात पूरे देश में होती थी और आज भारत के लिए जो काम हुआ है और दुनिया जिस अंदाज से आज भारत को देखती है, आज हम देख रहे हैं सारी विश्व शक्तियां यदि कोई भी योजनाएं बना रही है तो उसका मुख्य आधार और केंद्र बिंदु हमारा अपना भारत देश है। यह एक सामान्य घटना नहीं है, यह अपने आप में एक अद्वितीय और बहुत अभूतपूर्व घटना है और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इन सब का श्रेय यदि किसी को देता हूं तो इस देश की जनता को देता हूं, जिन्होंने समय के साथ साथ समय की नजाकत को पहचाना और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अपना अभूतपूर्व विश्वास जताया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं आज 17 सितंबर। ये मात्र संयोग है कि जहां एक और भगवान विश्वकर्मा जी का आज पूजन दिवस है, सृष्टि के निर्माण में जिनकी एक अभूतपूर्व भूमिका, जैसा कि हम मानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का भी आज पूजन दिवस है। ये महज संयोग है कि आधुनिक भारत के निर्माता
परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। यह मात्र एक संयोग है। मैं विश्वकर्मा जी से मोदी जी की कतई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में तो मैं आदरणीय मोदी जी को भी विश्वकर्मा के रूप में देखता हूँ। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य और माननीय मोदी जी के प्रति जिनका भी अपना एक अटूट विश्वास है, वो सब लोग सेवा और समर्पण का 20 दिन का यह अभियान चला रहे हैं। आज 17 सितंबर पूरे देश में 2 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। अकेले मध्य प्रदेश में 71 लाख टीकाकरण का लक्ष्य था। मैं यदि बालाघाट जिले की बात करूं, आज ऐसा कोई सेंटर नहीं बचा जहां पर टीके बच गए हों और लोग कम पड़े हों। सब दूर जिले भर से आज फोन थे कि भैया टीका भिजवाइए, टीका भिजवाइए, टीका कम पड़ रहा है। लोग पहले तो लोग मिसगाइड हो गए, लोग दूसरों की बातें में, लेकिन आज टीके कम पड़ रहे हैं, लोग ज़्यादा हो रहे हैं। एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड आज बन रहा है। नमो टीका के नाम से आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे नमो टीका का नाम दिया है और एक लोगों में एक अपार जन समर्थन, अपार उत्साह उस कोरोना टीकाकरण को देखें। आज वृक्षारोपण के हम जितने भी फोटोग्राफ्स फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सब दूर लोग अपने नेता के जन्मदिन को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी के उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति 2 अक्टूबर को जरूर खादी अनिवार्य रूप से खरीदे और खादी को अपने उपयोग में लाने का काम करें, क्योंकि हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट है। और यदि हम खादी को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी, यदि हम बालाघाट में बात करें, मेहंदीवाड़ा हमारा एक बड़ा सेंटर है जहाँ हमारे हथकरघा उद्योग साथी है, बुनकर लोग हैं, उनके माध्यम से एक नहीं अनेक यहीं की साड़ियाँ बाहर शोरूम में जाके 10-10 हज़ार में बिकती है, जो साड़ियाँ हमको बहुत कम दरों पर 2000, 3000, 1000 अलग अलग कीमत की हमें यहाँ पर मिलती है। तो हमारी सरकार ने खादी को भी बढ़ावा देने का काम किया। इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हम इस सेवा और समर्पण के अभियान को चला रहे हैं। लोगों की धार्मिक भावना हो या फिर राष्ट्रवाद की भावना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की ख्याति हो, इन सब के बीच हमें देख रहे हैं कि महंगाई दर भी उच्चतम दर पे पहुंची है, निजीकरण देश में हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है और बेरोजगारी एक बड़ा इस समय दंश के रूप में देखी जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ी समस्याएं भी तो निर्मित हुई है देश में। हम 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी हमारे अपने देश में। यदि आप महंगाई की बात करते हैं, पहले की सरकारें हो, वर्तमान की सरकारें हो, आने वाली सरकारें हो, एक तरफ यदि हम महंगाई की बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, अकेला भारत है पूरे दुनिया में जो अपने पूरे 80 करोड़ लोग, भारत में 18 साल से ऊपर की संख्या के 80 करोड़ लोग हैं, उन सबको फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क रूप से टीका लगाया जा रहा है। ये कोई सामान्य थोड़ा बहुत खर्चे का काम नहीं, एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा महायज्ञ इस टीकाकरण का इस देश में हो रहा है। इसमें एक बड़ी पूंजी देश की जो है टीकाकरण में जा रही है। प्रथम बात, महंगाई अकेले भारत की धरती पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम देखें तो महंगाई आज जो है, और इसका यदि महंगाई के लिए कोरोना यदि शायद मेरा मानना यदि नहीं आया होता तो शायद महंगाई जिस तरीके की आज हम बात कर रहे हैं उस स्थिति पे शायद महंगाई नहीं होती। लेकिन सरकार के सारे प्रयास जारी है और आने वाले समय में हमको इसके सकारात्मक परिणाम देखने भी मिलेंगे कि महंगाई जो है काबू होगी। निजीकरण देखिए, निजीकरण को लेकर के लोगों की धारणाएं अलग अलग तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि निजीकरण को शायद पर्याप्त पढ़ा नहीं गया। लोग आरोप लगाने के लिए सब कुछ लगा सकते हैं, ये बेच दिया गया, वो बेच दिया गया, ऐसा कर दिया गया, वैसे बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था पटरी पर नहीं है, यदि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है तो मेरा मानना है कि ये गलत भी नहीं है। लेकिन और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं जिसकी बात हो रही है, दुनिया के देशों में LIC को बेच दिया गया, ये आरोप लगाया जाता था। मुझे बता दे कोई कि LIC को कितना बेच दिया गया? क्या आज LIC नहीं चल रही? 2 साल से हल्ला चल रहा है कि LIC बेच दिया गया। बीच में आया कि भारतीय रेलवे को बेच दिया गया, ये हल्ला आया। बताया गया कि भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को निजी के हाथों में दे दिया। ये सरासर, देखिए, हम आरोप लगाने के लिए सब लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए आप मानते हैं केवल ये आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? ऐसा कतई कुछ नहीं है। निजीकरण को लेकर यदि हम बात करें, सरकार ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं कर सकती जिससे लोगों का अहित हो। यह सरकार पूर्णतः गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के गली के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के लिए समर्पित। आपने कोविड वैक्सीनेशन की बात की, इसके और कोरोना क्राइसिस को लेकर आपने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कास्ट भारत में हो रहा है। दुनिया के देशों में हमने देखे कि कोविड जो क्राइसिस था उस समय दुनिया के देशों ने अपने देश के नागरिकों को समानता से पैसे वितरित किए, किसी ने डॉलर में, किसी में पॉइंट में। भारत में केवल चावल वितरित हुआ, ऐसा क्यों? दुनिया के बाकी देशों से हम भारत की तुलना इसलिए नहीं कर सकते। दुनिया के 80 देश मिलेंगे तब अकेला भारत की बराबरी होगी।
हम इतनी चाइना की भी तो बहुत बड़ी आबादी हम इतनी बड़ी आबादी के चाइना लोग, की भी तो बहुत बड़ी आबादी है। यदि चाइना की अर्थव्यवस्था और आप भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना करेंगे जी, तो ये तुलना गलत है। क्यों? चाइना में तो 90% लोगों की संपत्ति बताई जाए, भारत पूर्व- में तो केवल 1 लाख लोगों की संपत्ति है। आज हम जिस दिशा में चल रहे हैं, यदि पूर्ववर्ती सरकार इस दिशा में चली होती पहले से, आज़ादी के बाद से, तो आज हम चाइना के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में बराबरी से हम बात किए होते। नहीं, चाइना तो काफी सारी चीजों में आगे है, ले- टेक्निकल चीजों में है, एक्सपेरिमेंट में मैं आगे उसी है। बात को जी। कहना चाह रहा हूं, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूं कि आज़ादी के बाद से यदि पूर्ववर्ती हमारी केंद्र की सरकारें जो है, यदि आज की सरकार की दिशा में चली होती तो शायद आज हम लोग जो है, आप आज मानते हम हैं लोग कि पूर्ववर्ती सरकारों के जो क्राइसिस पूर्ववर्ती- उसी की वजह से ये परिणाम देखने में आज आप पेट्रोल महंगाई की बात करते हैं, ये पेट्रोल और डीजल जो महंगाई, इसका कारण क्या? ऑयल बॉन्ड। उसके मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊंगा। यदि ऑयल बॉन्ड नहीं होता, जो समझौता उस समय नहीं होता कि आज तो हम उधार में लेकर के घी पी लेंगे, बाद में हम पैसा पटा देंगे, ये कहाँ की नीति है? यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो डीजल और पेट्रोल का एक बड़ा कारण है, ये सबके समझने विषय का योग्य नहीं है, सरकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। हमने एक चीज ये तो भी देखे भटेरे जी, जब देश आज़ाद हुआ तब देश की बहुत बुरी स्थिति थी। उस समय के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तैयार किए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, वो कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान है। ऐसे देश आप में- कैसे उनको नाम ले सकते हैं? देश में एकमात्र एम्स था, देश में एकमात्र एम्स था। दुनिया के सारे अभी 10 तो भारत में घोषणा हुई, अभी बने नहीं है। मोदी भारत जी के सारे कार्यकाल। प्रधानमंत्री, हाँ। भारत के सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के एम्स को छोड़ दूं, अकेले मात्र मैं मोदी जी और इसके पूर्व अटल जी के समय बने एम्स की बात करूं तो बाकी जितने प्रधानमंत्री उनसे ज्यादा एम्स भारत में माननीय अटल जी और माननीय मोदी जी के कार्यकाल मोदी में। जी के कार्यकाल के तो अभी बने नहीं है, अभी आवंटन भी नहीं हुआ है। 10 की घोषणा हुई है लेकिन बने नहीं है, कंप्लीट नहीं है, फिर इसको कैसे हम? एक भी एम्स आप ऐसा बता दो जो निर्माणाधीन ना हो। नागपुर एम्स निर्माणाधीन चालू, होना एक अलग बात है, नागपुर लेकिन एम्स चालू ही हो गया, नागपुर एम्स चालू हो गया। आप इस बालाघाट जिले के आसपास, हम इसके पहले कहाँ का मेडिकल कॉलेज जानते थे? सिर्फ और सिर्फ जबलपुर का। आज छिंदवाड़ा, आज सिवनी, हमारे पड़ोस के गोंदिया में बहुत जल्दी, बहुत आने वाले समय में हम अपने बालाघाट में देखेंगे कि मेडिकल कॉलेजों की भी आधारशिला। तो ये सब सामान्य घटनाएं नहीं है। देखिए, यहाँ चमत्कार कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ को हमको हकीकत में दिखाना है। चमत्कारिक रूप से हम किसी चीज को नहीं दिखा सकते। यहाँ मोदी जी कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं, निकट भविष्य में एक साथ बहुत कुछ चीजें, मैंने जैसे कहा कि बहुत कुछ चीजें हो गई। यदि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आज हम यदि अपने सैनिकों की बात करें, यदि आज हम अपने रक्षा सेक्शन की बात करें, आज हम कहाँ हैं, किस स्थिति में? आज भारत की सेना दुनिया के किसी भी सेना का बराबरी से टक्कर देने की स्थिति में। ये सब मजाक विषय नहीं है, और ये सिर्फ आसानी से हुए काम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा, बड़ा मेन पावर, ये सारी चीजें काम किया। आप हमारे देश में इतना रिसोर्स है, हमारे देश में इतना मेन पावर है, हमारे देश में इतना माइंड पावर है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के भारत के इंजीनियर्स काम करते थे, भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते थे, उन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लेकिन आज हर चीज़ में डिजिटल की हम बात करते हैं। मैं आज किरनापुर के कॉलेज में था, आज मुझे गर्व है कि किरनापुर जैसे कॉलेज में आज वहाँ के हमारे स्टाफ ने ऐप बनाया, उन्नति नाम से ऐप बनाया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप किया। मैं स्क्रीन के ऊपर एक क्लिक कर रहा हूँ और बाकायदा जैसा हम देखते हैं टीवीओ में, आज मैंने प्रैक्टिकली रूप से देखा। ये सब सामान्य रूप से तो नॉर्मल इनोवेशन है, क्योंकि देश में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं दुनिया में। जी नहीं, ये कब से हो रहे हैं ना बंजारी जी, ये कब से? आप समय सीमा पे जाइए, आप समय सीमा पे जाइए। कोई बड़ी चीज नहीं है। जब एटीएम भारत में आया, लोग मजाक उड़ाते थे कि एटीएम लोग कैसे चला लेंगे। आज क्या है? आज ऐसा कौन सा जेब है जिसके पास एटीएम नहीं है? चीजें समय के साथ परिवर्तित होती है, हमको चीजों को समझना पड़ेगा। आगे और क्या हम देख सकते हैं बड़ा परिवर्तन देश में से? अभी हम एक नहीं, अभी हम बहुत से बड़े, अभी सबसे पहली बात तो समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये इस देश की महती आवश्यकता है। हमें अपनी सुविधाओं के साथ साथ इस देश का भविष्य भी सुरक्षित और संरक्षित रहे, इस दिशा में भी हमको देखना पड़ेगा। हमको, आपको क्या लगता है, तालिबान और अफगानिस्तान की जो घटना घटी है, ये भारत के लिए सुखद संकेत नहीं है? यदि भारत की सरकारों ने जरा भी ढील दिया, उनका अगला लक्ष्य ही भारत की धरती है। हमें अंतर्राष्ट्रीय अपने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने बाह्य सुरक्षा को भी फोकस करना पड़ेगा। ये सब माननीय मोदी जी के कारण आज संभव हो पा रहा है।
तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरी जी को। इनका कहना है कि आज चाहे देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पॉलिसियों का निर्माण हो, चाहे डिफेंस पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, इसके अलावा जो कोविड वैक्सीनेशन का दौर चला, ऐसे तमाम जो बड़े कार्य है, चाहे हेल्थ रिलेटेड कार्य हो, ऐसे तमाम बड़े कार्य मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। उनके कार्यकाल में देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा है। उनके कार्यकाल में भारत की सुरक्षा मजबूत हुई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज भाजपा के द्वारा पूरे देश में सेवा और समर्पण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है।